दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज हम शुरू करते हैं जीके का एक टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में और आगे भी संभावना है कि बनते रहेंगे हर एग्ज़ाम में। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर लिया है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री हम अलग से पढ़ेंगे लेकिन महात्मा गांधी को मैंने बिल्कुल क्या कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में अलग। और उससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPPSC हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSSC हो। ठीक, चलिए तो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के जन्म की। तो देखिए, सबको पता होगा, बच्चों को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को। किस जगह भाई? पोरबंदर, जो कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ, यानी कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। हर साल 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं हम? अहिंसा दिवस के नाम रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके जो बचपन का नाम था महात्मा गांधी के, वो था मोहनदास। ठीक, पिता का नाम करमचंद गांधी, इसीलिए इनका पूरा नाम क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। वही वहाँ बाप का नाम जो है वो नाम का आगे लगा देते हैं, जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, जैसे नरेंद्र दामोदर मोदी। ठीक है, इस तरह से। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी थी इनकी कस्तूरबा, जिनको प्यार से क्या बोलते थे? बा बोलते थे। गांधी जी भी अपनी पत्नी को प्यार से बा ही के नाम से बुलाते थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 1893 में, सन 1893 में गांधी जी गए अफ्रीका। अब एक क्वेश्चन एक बार यहाँ से बना है कि अफ्रीका क्यों गए? तो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे। ठीक है, पेशेवर क्योंकि वकील थे गांधी जी। ठीक है, वकालत की पढ़ाई करी थी इंग्लैंड से। तो 1893 में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए कहाँ पर गए? अफ्रीका गए। ठीक है, 1893 में ये अफ्रीका गए। और 1893 सन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, बात आई है तो बताता चलूँ कि भाई श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो कहाँ पर आई थी? भारत आई थी। कौन से सन में? 1893 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह या प्रथम आंदोलन कब हुआ? तो हमारा आंसर मोस्टली बच्चों का होता है 1917, चंपारण आंदोलन। लेकिन बच्चों, वो भारत में था पहला आंदोलन। गांधी जी के जीवन का जो पहला सत्याग्रह था वो अफ्रीका में हुआ था 1906 में, रंगभेद के विरुद्ध। ठीक, काले और गोरों में रंगभेद था, उसके विरुद्ध हुआ था। फिर इसके बाद इनकी भारत वापसी होती है कौन से सन में? 1915 में। कब? 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं हम हर साल? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। जीके का क्वेश्चन बन गया ये। ठीक, इसके बाद में जब गांधी जी भारत आए तो उस टाइम पर क्या शुरू था भाई? प्रथम विश्व युद्ध शुरू था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो चला कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। तो MG मैंने जो है महात्मा गांधी के लिए शॉर्ट लिख रखा है, MG। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा। उस टाइम पर जब इंडिया आए तो इन्होंने देखा कि हाँ, इंग्लैंड की जो फौज है उसमें भर्ती हो। तो महात्मा गांधी की बात कुछ भारतीयों ने तो मानी, लेकिन कुछ ने क्या कहा? महात्मा गांधी को कहा कि भाई ये तो क्या है? सार्जेंट हैं। सार्जेंट को इसमें भर्ती करने वाले, सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं। ठीक है, अब अंग्रेज इस चीज़ से हो गए खुश, तो अंग्रेजों ने खुश होकर क्या दे दी? इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। ये केसर-ए-हिंद की उपाधि आज का जो भारत रत्न है उसी के टक्कर की उपाधि थी। तो अंग्रेजों ने इन्हें खुश होकर केसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। ठीक है, अब आते हैं गांधी जी, आगे चलते हैं। तो भारत में प्रथम आंदोलन जो गांधी जी का रहा वो रहा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कौन सा? चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार का एक जिला है। किस लिए हुआ था ये आंदोलन? भाई नील की खेती करने वाले किसानों पर जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। क्या अत्याचार कर रहे थे? कि भाई 3/20 भाग पर, अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया 3 कठिया प्रथा। क्या बोला गया? 3/20 भाग पर नील की खेती करने को 3 कठिया प्रथा। तो 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध जो थे गांधी जी आए। नील की खेती से बात बताता चलूँ कि क्यों इसके खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि जितनी भूमि पर नील की खेती हो जाती थी, इतनी भूमि क्या हो जाती थी? बैरन, यानी कि बंजर हो जाती थी। इतनी ही भूमि क्या हो जाती थी? बंजर। ठीक है, इसलिए किसान जो थे परेशान थे। फिर दूसरी बात यह है कि अपनी मुँह मांगी कीमतों पर नील को खरीदते थे, मुँह मांगी कीमतों पर। ठीक है, और उसके बाद महंगा करके दूसरे देशों में अंग्रेज बेच देते थे। ठीक, अब नील की खेती के विरुद्ध ही आंदोलन था, नील किसानों का आंदोलन था। मतलब चंपारण सत्याग्रह किसका आंदोलन था? नील किसानों का। उसी में एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। कहीं कुछ किताबों में राजकुमार शुक्ला भी लिखा होता है, वो देख लीजिएगा।
तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, गांधी जी को आमंत्रित किया। उन्होंने इसलिए आमंत्रित किया था कि गांधी जी की बात अंग्रेज़ मान लेंगे, क्योंकि अभी अभी क्या मिली है इनको, कैसर हिंद की उपाधि मिली है। इसमें गांधी जी का इस आंदोलन में साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन भी था। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। चलिए इसके बाद बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के बाद फिर आए, इसके चंपारण आंदोलन के बाद में जब इसका सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो गांधी जी की लोकप्रियता जो थी भारत में बढ़ गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, यानी कि महात्मा जो कहलाए गांधी जी, कब से कहलाए? सन 1917 से। किसने ये उपाधि दी थी गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब गांधी जी ने भी एहसान नहीं रखा इनका, गांधी जी ने ना वापस में क्या कर दी? गुरुदेव की उपाधि दे दी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी? महात्मा गांधी ने गुरुदेव की, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब सन आती है 1918। 1918 में दो आंदोलन बड़े फेमस हैं, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। ध्यान रखना, ये आंदोलन क्रम से भी लगाने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले कौन सा था? चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद। खेड़ा आंदोलन क्या था? ये किसानों का आंदोलन था। ठीक है, किसका आंदोलन था? किसानों का। जबकि अगर तुमसे पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन किसका था, तो वो नील किसानों का आंदोलन था। केवल किसानों का आंदोलन पूछा जाए तो क्या बताना? हमें बताना है खेड़ा आंदोलन। इसके बाद अहमदाबाद आंदोलन किसका आंदोलन था? ये मिल मजदूरों का आंदोलन था, मिल मजदूरों का। ठीक है, मिल में काम करने वाले मजदूरों का। क्या आंदोलन था? मैं छोड़ मॉडर्न इंडिया में, हालांकि इसके बारे में पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें गांधी जी के बारे में सारी बात करनी है। फिर भी बता देता हूँ कि उस टाइम पर प्लेग की बीमारी फैली थी, तो प्लेग का कोई बोनस आया था जो अंग्रेजों ने मजदूरों को दे नहीं रहे थे, मतलब उसमें परेशान कर रहे थे उनको। तो उसी के विरुद्ध होकर क्या कर दिया था? मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था। अहमदाबाद आंदोलन कहलाया ये। ठीक है, इसके बाद 1919 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई। किस नाम से? रोलेट एक्ट आया। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसका। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट को क्या बोला जाता है? काला कानून भी बोला जाता है, और बिना अपील या ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून भी इसको बोला जाता है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी किसको बोला जाता है? रोलेट एक्ट को बोला जाता है। क्या था इसमें? कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय को अंग्रेज क्या कर लेते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। मतलब चार आदमी कहीं पर खड़े हैं, उन पर शक हुआ कि भाई क्रांतिकारी गतिविधि तो नहीं कर रहे, तो अंग्रेज क्या कर लेते? उसको गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि भारतीयों के लिए क्या था? एक काला कानून ही था। ठीक है, बहुत सारे भारतीय ऐसे इन्होंने जेल में डाल दिए थे। अब पंजाब के दो बड़े लोकप्रिय नेता इसी एक्ट के तहत, एक तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और इनकी लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त थी पंजाब में। ठीक, तो पंजाब में इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। इसी के विरुद्ध होकर पंजाब के कुछ लोगों ने एक शांतिपूर्वक जो है सभा का आयोजन किया। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग में सभा थी, लेकिन एक गद्दार था लाला हंसराज, ये भी पूछा जाता है। लाला हंसराज नामक गद्दार ने इसकी सूचना किसे दे दी? उस टाइम पर जो जनरल था, किसको? जनरल डायर को। और जनरल डायर ने क्या कर लिया? जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और क्या कर दी? गोलीबारी। उनको कहा कि 3 मिनट में जो है पूरा बाग खाली कर दो। अब 3 मिनट में इतनी भीड़ हट नहीं सकती थी, गोलीबारी हो गई, और फिर उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी जो हो गए, शहीद हो गए। कब हुई थी ये घटना? 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, एक सवाल ये भी बन जाता है, जलियांवाला बाग क्यों बोलते हैं इसे? ये जो जिस जगह पर ये हत्याकांड हुआ था वो जली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, इसलिए इसको बोला गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग इसने बोलते थे उस जगह को। इसी के अब इससे नाराज़ होकर गांधी जी ने क्या किया? कैसर हिंद की उपाधि क्या कर दी? वापस लौटा दी, जो अंग्रेज़ों ने खुश होकर दी थी। कब? जबकि सेना में भर्ती कराया था भारतीयों को गांधी जी ने, उसको क्या कर दिया? कैसर हिंद को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या कर दिया? गांधी जी ने वापस कर दिया। हालांकि बहुत सारे नेता थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी बहुत सारी उपाधि वापस करी थी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? गांधी जी की। ठीक, बाकी हम मॉडर्न हिस्ट्री में बाकी की भी बात करेंगे, किस किसने क्या क्या किया था। अभी जनरल डायर था, देखिए इस जनरल डायर से 1940 में, यानी कि 21 साल बाद, एक शहीद उधम सिंह, ये ज़बरदस्त बंदा, ठीक है, इन्होंने क्या लिया? बदला ले लिया 21 साल बाद। किसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड का। किससे? जनरल डायर से। एक पत्रकार सम्मेलन था लंदन में जाकर मारा था इन्होंने, गोली मारी उसके। ये लेके गए थे अपने पिस्टल किताब में रख के, जो पत्रकारों के पास बुक होती है उसमें रख के, और इन्होंने जितनी गोलियां थी उस पिस्टल में सब जनरल डायर के मार दी थी। ठीक, चलिए इसके बाद आती है 1919। अब देखिए जो 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध,
उसमें अंग्रेज़ों का साथ मुसलमानों ने भी दिया था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ये कहकर अपनी तरफ कर लिया था कि भाई हम जो हैं, जो उस टाइम पे तुर्की का खलीफा था, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे और तुम जो है हमारा साथ दो। तो मुसलमानों ने साथ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा किया क्या कि पिट्सम विश्व युद्ध में तुर्की खलीफा को बंदी बना लिया और खिलाफत जो था तुर्की से क्या कर दी, ख़त्म कर दी। खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु होते थे सबसे बड़े। अब ये पद जो है ख़त्म हो चुका है प्रथम विश्व के बाद ही, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो 1919 में मुसलमानों ने इस चीज़ से नाराज़ होकर क्या चलाया, खिलाफत आंदोलन। किसके नेतृत्व में, अली बंधु के नेतृत्व में। कौन कौन अली बंधु, लियाकत अली, शौकत अली नाम के दो भाइयों ने। अब इन्होंने जो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष था वो किसे बनाया, महात्मा गांधी को। ये सवाल बन जाता है कि खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। अब खिलाफत आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने देखा कि इससे बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे, तो गांधी जी ने फिर 1920 में क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन। कि भाई हमें अंग्रेज़ों का किसी भी काम में सहयोग नहीं करना है। यह आंदोलन कब शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो 1920 में हुआ था, उसमें इसका प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की जो थी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ये बात हम मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई और इस पूरे असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की वो किसने की, महात्मा गांधी ने तैयार की। अब देखिए 1 अगस्त को क्या शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। लेकिन एक बड़ी दुखद घटना भारतीय इतिहास में घटी। क्या, 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, गर्म दल के नेता थे और बड़ी ज़बरदस्त टिकड़ी थी इनकी, लाल, बाल और पाल, जिसमें से बाल क्या हो गए, बाल इसमें से ख़त्म हो गए 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ये तीनों नेता किसके थे, गर्म दल के। बाल गंगाधर तिलक की बात आई है तो इनके बारे में 2-4 क्वेश्चन बताता चलूँ। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक अखबारों का संपादन किया था और होम रूल लीन आंदोलन में जो पूना में शुरू हुआ था उसको भी इन्होंने चलाया था। चलिए, तो महात्मा गांधी ने जब ये खत्म हुए बाल गंगाधर तिलक, तो इनके ही नाम से एक तिलक कोष खोला। ठीक है, कोष मतलब जिसमें चंदा होता है, तो तिलक कोष में 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ। आप हिसाब लगा सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की लोकप्रियता क्या होगी उस टाइम पे, कि 1 करोड़ का चंदा। 1 करोड़ आज भी हालांकि बहुत बड़ी रकम है, और उस टाइम पर कितनी बड़ी रकम होगी, जिसमें 100 रुपये में एकड़ के हिसाब से जगह मिल जाती थी, ज़मीन मिल जाती थी। ठीक है, चलिए, इसके बाद महात्मा गांधी ने भारतीय छात्रों से आह्वान किया कि भाई स्कूल कॉलेज छोड़ो, असहयोग आंदोलन में हमारा साथ दो। अब जब छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो फिर पढ़ाता कौन उन्हें, भाई पढ़ाई भी तो ज़रूरी थी। तो किसने पढ़ाया उन छात्रों को, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, इसके बाद में घटना होती है 1921 में, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि वेल्स का राजकुमार भारत आया। तो जब ये भारत आया तो भारतीय इतने नाराज़ हो चुके थे अंग्रेज़ों से कि उन्होंने प्रिंस गो बैक के नारे लगाए, काली पट्टी हाथ में बांधी और प्रिंस गो बैक के नारे लगाए। जबकि 1911 में आप एक घटना पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, दिल्ली दरबार। कौन सी घटना, दिल्ली दरबार की घटना में। दिल्ली दरबार की घटना में जो राजा था जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी आए थे, दिल्ली इंडिया आए थे मतलब, तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था। लेकिन अब इतना उनसे अंग्रेज़ों से खिलाफ हो चुके थे भारतीय कि प्रिंस गो बैक के नारे लगाए जाने लगे। चलिए, इसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन ने अब बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से क्या कर लिया था, अपनी पकड़ बना ली थी, पकड़ मजबूत बना ली थी। अब 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, बड़ी दुखद घटना, चोरा चोरी की घटना। क्या हुआ कि 7 बच्चे यानी कि 7 लड़के जो असहयोग आंदोलन को समझाने के लिए घरों से बाहर निकले। ठीक, अब इंडिया में देखा होगा आपने कि जब 4 लोग जाते हैं तो उनके पीछे पीछे क्या लगने लगती है, भीड़ लगने लगती है। और आपने एक सूक्ति भी पढ़ी होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कि हमारे हिंदुस्तानी भाई तो क्या है, रेलगाड़ी हैं। ठीक है, जिधर इंजन जाता है सारे डिब्बे उधर ही हो लेते हैं। बहरहाल चलिए, तो 7 बच्चों के पीछे क्या होने लगी, अब और बच्चे इकट्ठे होने लगे, भीड़ बढ़ती गई। जब भीड़ बढ़ती गई तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये भीड़ बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उस हवाई फायरिंग की वजह से 2 बच्चों की क्या हो गई, उसमें मृत्यु हो गई। जो 2 लड़के थे उनको क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो भीड़ क्या हो गई, भड़क गई। जब भीड़ भड़की तो अंग्रेज़ों की तरफ जब भागी तो अंग्रेज़ किस में बंद हो गए, थाने में बंद हो गए, थाने के अंदर बंद हो गए। और अंदर से थाने को क्या लगा लिया, ताला लगा लिया। अब अंग्रेज़ों ने जब ताला लगा लिया तो भारतीयों ने थाने को क्या लगा दी, आग लगा दी। और इस आग में एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर क्या हो गए, मर गए। जब जलकर मर गए तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी से कहा कि तू जो है ढोंगी है, तूने ये कहा था कि हमारे सारे आंदोलन क्या होंगे, अहिंसा वाले होंगे, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो हिंसा हो गई, हमारे 22 लोग ख़त्म हो गए। तो महात्मा गांधी ने क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, जब ये देखा कि इसमें हिंसा ने रूप ले लिया है तो उसको क्या ले लिया, वापस ले लिया। जबकि असहयोग आंदोलन उस टाइम पे अपने
आखिरी पड़ाव में था, बिल्कुल जैसे ये होता है ना कि हम मैच जीतने वाले थे, तभी हमारा जो लास्ट बल्लेबाज था वो क्या हो जाए, आउट हो जाए, वैसे ही काम हुआ हमारा कि ऐसा ही आंदोलन क्या हुआ, वापस ले लिया। अब जब इन्होंने वापस ले लिया तो इसमें जो है लोकप्रियता में गांधी जी की कमी आई। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की मांग की। 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की मांग की और ये कहा कि भारत को एक संविधान होना चाहिए जो भारतीयों द्वारा ही लिखा जाएगा, जो भारतीयों द्वारा ही लिखा जाए। ठीक, अब क्या हुआ कि 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, इन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक, ये भी किससे खफा थे, ये भी नाराज थे, किससे? असहयोग आंदोलन के वापस लेने से गांधी जी के। फिर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी, जो कहाँ पर हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। गांधी जी ने केवल और केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में। 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो क्या नाम है उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये प्रभावित के सबसे ज़्यादा किससे थे महात्मा गांधी? लियो टॉलस्टॉय से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या हुआ? 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, किसने मनाया भाई? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और प्रथम बार कौन से वाले के? इसके लाहौर अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और पहली बार तिरंगा फहराया गया, पहली बार तिरंगा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक, चलिए अब फिर आगे आते हैं। तो आगे फिर इन्होंने, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से ये प्रारंभ हुआ। ठीक, 12 मार्च 1930, अब इसके मैं बताता हूँ रूपरेखा क्या थी इसकी। 12 मार्च 1930 को डांडी नामक स्थान से एक डांडी मार्च प्रारंभ हुआ, एक यात्रा प्रारंभ हुई नमक कानून को तोड़ने के लिए। उस टाइम पर भारतीयों का अधिकार नहीं था नमक बनाने का, तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या की? 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च, एक डांडी से एक यात्रा प्रारंभ की। और 5 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुँच गए? डांडी पहुँच गए। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू की थी, डांडी पहुँच गए। ठीक है, 240 मील था ये वहाँ से, और 24 दिन में ये पहुँच गए, मतलब कि 10-10 मील रोज चले ये। इस डांडी मार्च में, डांडी यात्रा में एक अमेरिकी यात्री भी गांधी जी के साथ था। वो कौन था? वेब मिलर। वेब मिलर, याद रखना। ठीक है, इन्होंने वहाँ जाकर क्या बनाया? नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ दिया। और फिर क्या एक लिखा गांधी जी, बड़े ज़बरदस्त लिखने वाले और बोलने वाले थे। उन्होंने एक पत्र लिखा, किसको? अंग्रेजों को। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया था। इन्होंने लिखा, शुरू किया पत्र के, सविनय निवेदन ये है कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो आंदोलन का नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, अब 1930 में क्या होता है? फिर जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो गांधी जी को मतलब लोकप्रियता फिर थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए गोलमेज आंदोलन शुरू करवाए। कहाँ पर? लंदन में। 1930 में पहला गोलमेज आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी नहीं गए, जबकि मेन मकसद था गांधी जी को बुलाना। और ये आंदोलन क्या हो गया अभी? फेल हो गया। ये आंदोलन हुआ फेल। इसके बाद में उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजी मैकडोनाल्ड। उस टाइम पे हमारे यहाँ का वायसराय था लॉर्ड इरविन। अब 5 मार्च 1931 को देखो ये क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक, अब गांधी इरविन समझौता क्या था इसको देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गांधी जी की वजह से ही भगत सिंह को फांसी मिली। अब वो गांधी इरविन समझौता क्या था उसको देख लेते हैं, फिर आप ये भी सोच लेना कि भाई गांधी जी को, भगत सिंह को फांसी क्यों मिली, किसकी वजह से मिली। ठीक है, और इसको देखेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे इस गांधी इरविन समझौते को जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। तो 23 मार्च 1931 को क्या होनी थी? भगत सिंह को फांसी होनी थी, लेकिन मतलब हो गई थी फांसी। और पहले क्या घोषणा हुई थी कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को होगी, लेकिन फांसी किस में हो गई थी? 23 मार्च 1931 में। अब गांधी इरविन समझौता क्या था उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ मैं। पहला पॉइंट उसमें ये था कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हम उन सभी भारतीयों को रिहा कर देंगे जिन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यानी इशारा किसकी तरफ है? रोलेट एक्ट की तरफ, कि रोलेट एक्ट में जितने भी भारतीय हमने गिरफ्तार किए हैं उनको सबको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दूसरी बात कि उन सभी भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने सरकारी खजाने को लूटा है। ठीक, तीसरी बात इसमें यह थी कि हम उन सभी भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जिन्होंने किसी भारतीय को ही मारा है, किसी भारतीय को ही मारा है।
हम उन सभी भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जो आपसे झगड़े में जेल में हैं। पांचवी बात कि हम उन सभी भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे, उन सभी भारतीयों को रिहा नहीं करेंगे, नहीं मैं लिखना भूल गया इसमें, नहीं करेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों को मारा। और देखिए यही पॉइंट क्या बन गया, भगत सिंह की फांसी का कारण बन गया। ठीक है, तो भगत सिंह ने किसको मारा था, सैंडर्स को मारा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था, लाला लाजपत राय की हत्या का। ठीक है, तो भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था जो कि अंग्रेज था, उसको छोड़ना नहीं था इन्हें। अब गांधी जी ने हालांकि कुछ सोचा, सोचने के बाद इन्होंने कहा भी, हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव से नहीं कहा है ना, हालांकि इन्होंने पांचों पॉइंट में इन्होंने ये इसको नहीं वाले को काटने को कहा था, लेकिन वो अंग्रेज नहीं माने, तो भगत गांधी जी ने जो था इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होता है, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, गांधी जी ने भाग लेने लंदन चले गए। जब लंदन चले गए तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी के जस्ट सामने गोलमेज सम्मेलन कुछ इस तरह से था कि मेज़ गोल थी, इसमें कुछ लोग इस तरह से बैठे थे, गांधी जी यहाँ पर बैठे थे, महात्मा गांधी, तो यहाँ बैठा था एक बंदा चर्चिल। ठीक है, इंग्लैंड का बंदा था चर्चिल, फेमस राइटर है। तो चर्चिल जो था, चर्चिल ने कहा गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी तो अपने उसी लिबास में गए थे, उन्हीं कपड़ों में गए थे जो यहाँ पर इंडिया में पहनते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या, वो गांधी जी को देखकर क्या बोला उसने कि भाई ये हमारे सामने अर्धनग्न फ़कीर या आधा नंगा फ़कीर कौन बैठा है। इसी ने क्या कहा इसको, चर्चिल ने गांधी जी को कहा अर्धनग्न फ़कीर, और चर्चिल ने ही कहा था देशद्रोही फ़कीर। किसको, गांधी जी को। ठीक है, हालांकि इस सम्मेलन को गांधी जी बीच में ही छोड़कर आ गए, तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसी के साथ तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर 1932 में हुआ। इन सारे गोलमेज सम्मेलनों की बात हम किस में करेंगे, मॉडर्न इंडिया में करेंगे। अभी हम गांधी जी की बात कर लेते हैं। अब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन बनता रहता है इसके बाद में। चलिए आगे चलते हैं। 1932 में एक घटना होती है पूना पैक्ट की। ठीक है, उस टाइम पे गांधी जी जेल में थे। कौन सी जेल में, पूना की यरवदा जेल में। अब जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजी मैकडोनाल्ड, इसने एक घोषणा कर दी थी कि दलित लोग भी क्या होंगे, अब चुनाव लड़ेंगे। पहले दलित लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ते थे, चुनाव लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी फिर क्या हो गए, उन्होंने सोचा इससे फूट पड़ेगी देश में, तो जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन मतलब जब तक मैं मर नहीं जाता, ना तो खाना खाऊंगा, ना अन्न लूँगा और ना जल लूँगा। हालांकि 4-5 दिन में हाँ गांधी जी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। इसको देखते हुए फिर अंग्रेज़ों ने जो था गांधी जी के एक भीमराव अम्बेडकर को बुलाया। मोतीलाल नेहरू इसमें जो थे इनके बीच में पड़े, तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। किस नाम से, पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से। अब गांधी जी ने इसमें कहा कि भाई आज़ादी के बाद हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। महात्मा गांधी ने भीमराव अम्बेडकर से कहा कि हम आज़ादी के बाद तुम्हें आरक्षण देंगे। तो ये जो आरक्षण वाली प्रक्रिया है ना, ये कौन से वाले समझौते से चली आ रही है, पूना पैक्ट से चली आ रही है। ठीक है, और गांधी जी ने उसी दौरान दलितों के लिए एक शब्द यूज़ करा, हरिजन। क्या शब्द यूज़ करा भाई, हरिजन। तो हरिजन शब्द का यूज़ किसने करा, महात्मा गांधी ने दलितों के लिए। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ कब, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। ये क्यों शुरू हुआ कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन के नाम से एक मिशन आया। तो उसमें क्या था, ये था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दोगे तो हम भारत को क्या बना लेंगे, डोमिनियल स्टेट बना देंगे। डोमिनियल स्टेट, डोमिनियल स्टेट की बात हम किस में करेंगे भाई, भारतीय संविधान में करेंगे हम। ठीक है, राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में। मैं बता देता हूँ, डोमिनियल स्टेट का मतलब ये होता है कि कब्जा हमारा रहेगा, इस पर शासन हम करेंगे, बाकी हम यहाँ आएंगे नहीं, बाकी मतलब किसी को अपनी जगह रख देना, कुछ इस तरह से था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे हालांकि आगे। तो गांधी जी ने इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक। किसको, क्रिप्स मिशन को। क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी डेट क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, हमारे किसी काम का नहीं है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक नारा दिया कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब तो या तो करो या फिर मरो। ठीक है, जो विचारधारा किसकी थी, भगत सिंह की थी, वो गांधी जी ने भी उस बात को माना और नारा दिया, करो या मरो। अब क्या हुआ कि 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त को अंग्रेज़ों ने गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया। ठीक है, इसमें जो था गांधी जी का साथ जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने, ये और एक और थी अरुणा आसफ अली, उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अरुणा आसफ अली, आप देख लेना, लिख लेना। ठीक है, उषा मेहता ने इस आंदोलन में किसका काम किया, रेडियो का कार्य किया। मतलब गांधी जी को जब नज़रबंद कर दिया था, उनके विचारों को किसने फैलाया पब्लिक में, उषा मेहता ने फैलाया। चलिए आगे चलते हैं। अब 1940 में क्या हुआ, 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब अकेले ही क्या बैठ गए थे,
सत्याग्रह पर बैठ गए थे। तो इनके साथ में पहले सत्याग्रही आए आचार्य विनोबा भावे और दूसरे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ और फैक्ट हैं गांधी जी से रिलेटेड, वो मैं बता देता हूँ कि भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ये मैं पहले ही बता दिया था। नहीं पहले नहीं बताया मैंने, वो था महात्मा की उपाधि किसने दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, तो ये कहा था भाई हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, हिटलर ने। ठीक, 1919 में महात्मा गांधी के समाचार पत्र भी निकले जो बड़े इंपॉर्टेंट है, नवजीवन और यंग इंडिया। 1933 में एक और पत्र निकाला, कौन सा, हरिजन। ठीक, इसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी गांधी जी ने, 1916 में। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से ही शुरू हुई थी। ठीक, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने कहा था कि हमारी और गांधी जी की विचारधाराएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, चलिए, तो इसी के जो मतलब इसी की सज़ा के लिए नाथूराम गोडसे को अम्बाला की जेल में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। अब 30 जनवरी को जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, किस रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है, राजघाट में। ठीक, ये गांधी जी से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें जो थे आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। हालांकि मॉडर्न इंडिया में हम बहुत डिटेल में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल गांधी जी से रिलेटेड हमने सारे ही क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, और अपना लॉकडाउन चल रहा है तो घर में ही रहिए। ठीक, बाकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है।